फिर स्टूडेंट्स हम अपना स्टोइचियोमेट्री का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करें। और इस लेक्चर के अंदर हम दो मेन टॉपिक्स को कवर करेंगे, एक लिमिटिंग रिएक्टेंट और दूसरा परसेंटेज यील्ड। देखिए, लिमिटिंग रिएक्टेंट को समझने से पहले मैं आपको रिएक्टेंट के बारे में बताऊंगा। और हर वो चीज़ जो इक्वेशन में एरो से पहले लिखी होती है हम उसे क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स। जबकि हर वो चीज़ जो इक्वेशन में एरो के बाद लिखी होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स। अब देखें, रिएक्टेंट्स होते हैं दो तरह के। एक तरह के रिएक्टेंट कहलाते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट, जबकि दूसरी तरह के रिएक्टेंट्स कहलाते हैं एक्सेस रिएक्टेंट, या फिर इन्हें हम कहते हैं नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। ठीक है, रिएक्टेंट्स कितनी तरह के हो गए, रिएक्टेंट्स दो तरह के हो गए। एक को कह रहे हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट्स, दूसरे को हम कह रहे हैं एक्सेस या फिर नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। अब आपने इनके बारे में कौन कौन सी बातें याद रखनी है। देखें, सबसे पहली बात, एक ऐसा रिएक्टेंट जो पूरी तरह से इस्तेमाल हो जाए उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। और वो रिएक्टेंट जो पूरी तरह से इस्तेमाल ना हो सके उसे हम कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, दो चीजें आपस में रिएक्ट कर रही हैं और दोनों में से एक चीज पहले खत्म हो गई तो आप उसे बोलेंगे ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। और दूसरी चीज जो बची हुई है, रिएक्शन के बाद भी बची हुई है, आप उसे बोलेंगे एक्सेस रिएक्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिएक्टेंट खर्च हो जाता है, पूरी तरह से खर्च हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। और जो काम करने के बाद भी बच जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सेस रिएक्टेंट। सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इट इंटायरली कंज्यूम्स। इट इंटायरली कंज्यूम्स का मतलब हो गया ये पूरी तरह से क्या हो जाता है, इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है। जबकि आप एक्सेस रिएक्टेंट के बारे में क्या लिखेंगे, इट रिमेन्स लेफ्ट। इट रिमेन्स लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन। तो जो चीज पूरी तरह से इस्तेमाल हो जाए उसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं, और जो रिएक्शन के बाद भी बच जाए हम उसे क्या कहते हैं, एक्सेस या फिर नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। देन आपने सेकंड पॉइंट क्या याद रखना है। देखें, इसका नाम लिमिटिंग है और उसका नाम एक्सेस है। लिमिटिंग का मतलब कम है, एक्सेस का मतलब बहुत ज्यादा है। तो ज़ाहिर एक कम चीज है तो रिएक्ट वो प्रोडक्ट भी तो कम बनाएगी ना। और जो एक्सेस है ज्यादा है, तभी तो वो बच भी गया, वो प्रोडक्ट भी क्या बनाएगा, ज्यादा बनाएगा। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट्स आपको कम प्रोडक्ट बना के देता है, जबकि एक्सेस रिएक्टेंट क्या होता है, जो आपको ज्यादा प्रोडक्ट बना के दे। तो हम एक सिंपल सा पॉइंट लिख देते हैं, इट गिव्स मिनिमम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपको कम प्रोडक्ट बना के देता है। जबकि अगर आप दूसरी साइड पर देखें, एक्सेस रिएक्टेंट की साइड पे, तो एक्सेस रिएक्टेंट का मतलब वो रिएक्टेंट जो ज्यादा है। तो ज़ाहिर है अगर ये ज्यादा है तो प्रोडक्ट भी तो ज्यादा बना के देगा ना। सो इट गिव्स मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, एक ऐसा रिएक्टेंट जो पूरी तरह से खर्च हो जाए वो लिमिटिंग है। एक ऐसा रिएक्टेंट जो काम होने के बाद भी बच जाए उसे एक्सेस कहते हैं। लिमिटिंग रिएक्टेंट ज़ाहिर है कम है तो प्रोडक्ट भी कम बना के देगा। एक्सेस रिएक्टेंट क्योंकि ज्यादा होता है तो प्रोडक्ट भी ज्यादा बना के देता है। अच्छा, तीसरी बात जो आपने याद रखनी है लिमिटिंग के बारे में, ये थर्ड पॉइंट एडिशनल है जो कि सिर्फ लिमिटिंग का है। वो आपको डेफिनेशन में ये भी लिख के दे सकता है कि इट लिमिट्स द रिएक्शन। इट लिमिट्स द रिएक्शन का मतलब है ये रिएक्शन को रोक देगा। क्योंकि जाहिर है अगर एक भी रिएक्टेंट खत्म हो गया तो रिएक्शन उसी वक्त रुक जाएगा। क्योंकि रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए लाजमी तौर पे सारे रिएक्टेंट्स की जरूरत होती है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, फॉर एग्जांपल आप दो चीज़ों को मिला रहे हैं, जैसे आप चाय बना रहे हैं। तो चाय बनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप दूध और पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मान लें कि आपने चाय बनाई और चाय बनाने के बाद दूध खत्म हो गया। तो दूध क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट, जबकि पत्ती अभी भी बची हुई है। कल भी आप उससे चाय बना लेंगे तो वो पत्ती क्या कहलाएगी, एक्सेस रिएक्टेंट। तो बस जो चीज काम करने के बाद बच जाए उसे एक्सेस कहते हैं, और जो काम करने पर खर्च हो जाए पूरी तरह से उसे हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसमें एक और एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं बर्गर्स की। अब देखें, मैं आपको बर्गर बनाना सिखाता हूँ, मैं आपको हर चीज सिखाऊंगा।
ज़ाहिर है अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ज़ाहिर है आपका एडमिशन नहीं होगा, तो फिर एटलीस्ट आप ठेला तो लगा सके ना। तो मैं अपने मुन्नों को बर्गर भी बनाना सिखाता हूँ। हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल अब हम बर्गर बनाना सीख रहे हैं। हाँ, चलिए देखें भाई, बर्गर बनाने के लिए आपको ज़ाहिर बन चाहिए। तो हम जब बन का पैकेट लाएंगे तो 4 बन का पैकेट होता है जिसमें 4 बन सेट होते हैं, तो एक हो गया हमारे पास बन सेट। तो जब आप बन सेट लेकर आएंगे तो उसमें आपके पास कितने बन होंगे? 4। तो अब आपके पास 4 बन हैं। अब ज़ाहिर बर्गर बनाने के लिए आप इसमें कुछ तो लगाएंगे ना, तो हम इसमें कबाब डालेंगे। कबाब, कौन सा कबाब? हॉट डॉग। कौन सा कबाब डालेंगे? हॉट डॉग। अब हॉट डॉग को जब आप लेने जाए ना तो इंग्लिश में ही बोलिएगा उसे हॉट डॉग। ऐसा ना हो कहीं आप उसे उर्दू में बोल दें। हाँ, आप बोले भाई गरम कुत्ता दे दें, तो ज़ाहिर एक अजीब सी बात हो जाएगी। इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आप इंग्लिश में बात कर सकें। हॉट डॉग लेना है आपने, हॉट डॉग। हॉट डॉग आसान अल्फाजों में सॉसेजेस भी खिलाते हैं, सॉसेजेस। तो जरा हॉट डॉग लेके आए, हॉट डॉग लेके आए। तो जब आप हॉट डॉग बनाएंगे तो भाई हॉट डॉग कितने बन रहे हैं? हॉट डॉग जब आपने कीमे से बनाए तो हॉट डॉग कितने बने? अरे कीमा तो हम अंदाजे से लेंगे ना। हॉट डॉग पता है कितने बन गए? 5 हॉट डॉग बन गए। ओ, 5 5 हॉट डॉग। चलें, अब हम बर्गर बनाएंगे। देखिएगा जरा, जब आप बर्गर बनाएंगे तो आपके पता है क्या करेंगे? एक हॉट डॉग एक बर्गर में, दूसरा हॉट डॉग दूसरे बन में, तीसरा हॉट डॉग तीसरे बन में, चौथा हॉट डॉग चौथे बन में। ओहो, बन तो खत्म हो गए, लेकिन हॉट डॉग अभी भी बचा हुआ है। क्योंकि बन खत्म हो गया इसलिए बन को क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट। जबकि अगर आप गौर से देखें तो हॉट डॉग तो अभी भी बचा हुआ है। इसका मतलब बर्गर बनाने के बाद भी बच गया, तो आप इसे क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएक्टेंट। से क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएक्टेंट। हाँ, अब हम इस बचे हुए बर्गर का क्या करें? देखिए ज़ाहिर रिस्क जाया करना अच्छी बात नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास ना, आपको पता है डेम्वा एजुकेयर में एक वीडियो एडिटर है। वीडियो एडिटर जो हमारे हैं ना, इनका नाम है सर काशान। तो हम क्या करेंगे भाई, ये एक जो हॉट डॉग है ये ऐसे ही इनके मुंह में दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि भाई हमारा रिस्क जाया नहीं होगा। तो देखिए अब बन खत्म हो गया है तो बन को हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएक्टेंट। और कबाब क्योंकि अभी भी बचे हुए हैं तो कबाब को क्या बोलेंगे? एक्सेस रिएक्टेंट। चले, अब मैं इसी तरह से आपको प्रोडक्ट के बारे में भी बताता हूँ। प्रोडक्ट को देखिएगा जरा। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? जो एरो के बाद होते हैं। अब प्रोडक्ट्स भी दो तरह के होते हैं, जिस तरह से रिएक्टेंट्स दो तरह के हैं, इसी तरह से प्रोडक्ट भी दो तरह के हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट देखिएगा, डिजायर प्रोडक्ट। डिजायर का मतलब जो आप बनाना चाहते हैं। नंबर 2, बाय प्रोडक्ट्स। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा आ गए। तो डिजायर प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपकी विश होती है, जो आप बनाना चाहते हो। जबकि बाय प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि एक्स्ट्रा होते हैं। अब वो एक्स्ट्रा जो है वो आपके काम का भी हो सकता है और हो सकता है आपके काम का ना हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखें, आप चाय बना रहे हैं, तो चाय बनाने के बाद वो जो लिक्विड चाय आएगी ना, लिक्विड चाय, उसको तो आप इस्तेमाल करेंगे, वो डिजायर प्रोडक्ट कहलाएगा। और चाय बनने के बाद जो मोटी मोटी पत्ती आ जाती है उसे तो आप फेंक देते हैं, वो क्या है? वो बाय प्रोडक्ट है। अब जो आप अभी जो आपका बाय प्रोडक्ट है, देखिए वो आपके काम का नहीं है, इसलिए आपने उसे क्या कर दिया? वेस्ट कर दिया। अगर हम डेली लाइफ में एग्जांपल लें, डेली लाइफ में, अभी मैंने आपको बताया हमारे एक वीडियो एडिटर है सर काशान। तो भाई अब क्या है देखें, सर काशान के घर वाले चाहते थे कि काशान भाई हों, तो काशान भाई क्या कहलाएंगे? डिजायर प्रोडक्ट। लेकिन अगर सर काशान के घर वाले चाहते ही नहीं थे कि काशान भाई हों, लेकिन काशान भाई फिर भी हो गए, तो काशान भाई क्या कहलाएंगे? बाय प्रोडक्ट। तो जो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक होता है उसे हम डिजायर प्रोडक्ट कहते हैं, और जो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ना हो उसे बाय प्रोडक्ट कहते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ।
मान लें कि आपके पास ट्विंस हो रहे हैं। जब आपके पास ट्विंस होंगे तो आप देख रहे हैं, क्या आपने सोचा था कि ट्विंस होंगे? नहीं, आपने तो एक के लिए मेहनत की थी। तो वो जो एक है वो डिजायर प्रोडक्ट हो गया, और वो जो दूसरा था वो तो फ्री में आ गया ना, तो वो क्या कहलाएगा? बाय प्रोडक्ट। तो जो चीज आप सोचेंगे बनाने के लिए वो डिजायर प्रोडक्ट कहलाएगा, और जो चीज एक्स्ट्रा बन जाए उसे हम क्या कहते हैं? बाय प्रोडक्ट। अब आप इस एग्जाम्पल को कहीं पे भी पुट कर दें, कहीं पे भी पुट कर दें, आपको बाय प्रोडक्ट और डिजायर प्रोडक्ट के बारे में समझ आ जाएगा। अब क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ ली, अब आप चीते हो चुके हैं, और अब मैं आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट करवा रहा हूँ, और हम बहुत अच्छे से इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखिए, लिमिटिंग रिएक्टेंट्स के न्यूमेरिकल्स को पढ़ने के लिए हमें तीन केसेस में अपने न्यूमेरिकल्स को डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा केस वन। केस वन का मतलब समझते हैं? व्हेन द गिवन मासेस आर सेम। व्हेन द गिवन मासेस आर सेम का मतलब होता है जितने भी सवाल में मासेस हैं वो एक बराबर हैं। वो क्या है? एक बराबर। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूं, आपको क्वेश्चन देख के अंदाजा हो जाएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक न्यूमेरिकल गिवन है। फॉर द रिएक्शन 3 mg प्लस N2 मिलके बना रहे हैं Mg3N2। अच्छा, अब आपको पता कैसे लगेगा ये केस वन है? हमने क्या पढ़ा? केस वन में जो मासेस होते हैं वो क्या होते हैं? सेम। देखिएगा जरा, लिखा हुआ है 1.5 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम एंड 1.5 ग्राम्स ऑफ N2। क्या मासेस सेम नहीं है? ओह, ये तो मासेस सेम है। इसका मतलब ये न्यूमेरिकल लिमिटिंग रिएक्टेंट का है और केस वन है। अब आपने क्या करना है आगे? वो आपसे क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई विच एलिमेंट इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट बताना है कि कौन है। देखिए मेरी एक बात याद रखिएगा कि जब भी गिवन मासेस सेम होंगे, क्या जब भी गिवन मासेस सेम होंगे, तो बस आप एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, और जिसका एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, क्या बोला? जिसमें एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास ज्यादा आएगा, बस वो ही लिमिटिंग रिएक्टेंट है। क्या याद रखना है? कि जब आप गिवन मासेस पे काम करेंगे और गिवन मासेस सेम होंगे, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है वही लिमिटिंग रिएक्टेंट है। आपको ये न्यूमेरिकल पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखिएगा जरा, अगर हम मैग्नीशियम के मास की बात करें तो मैग्नीशियम का मास होता है 24, जबकि अगर हम नाइट्रोजन के मास की बात करें तो नाइट्रोजन का मास होता है 14। एंड रिमेंबर, जितने भी मासेस आ रहे हैं वो सारे के सारे याद कर लीजिएगा आप। तो मैग्नीशियम का मास कितना है? जल्दी बताइए, मैग्नीशियम का मास कितना है? 24। तो जरा हम मैग्नीशियम के लिए काम करते हैं। देखिएगा जरा, मैग्नीशियम का मास 24 है, बट देखें जरा मैग्नीशियम है कितने? 3 है। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से। चले भाई, 3 4 जा 12, 12 आने के बाद 1 ऊपर, 3 2 जा 6, और 6 में 1 प्लस करेंगे तो 72 आ गया। यानी मैग्नी 3 mg का जो मास आ रहा है वो कितना आ रहा है? 72। तो इसका मास 72 है। अब इसी तरह से हम नाइट्रोजन का मास निकालते हैं। तो N2 है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14। तो नाइट्रोजन है कितने? 2 हैं। तो जरा मल्टीप्लाई दें, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। तो यानी N2 का मास कितना आ रहा है? 28। अब अगर आप देखें कि किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है या किसका एटॉमिक मास ज्यादा है, तो मैग्नीशियम का मास ज्यादा है ना। सो मैग्नीशियम इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। हमारा आंसर क्या है? मैग्नीशियम। तो हम बस आंसर कोड कर देंगे, मैग्नीशियम इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। लेकिन जिसका भी मास, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास ज्यादा आ रहा है, आप क्या बोलेंगे? कि वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। बट ऐसा आपने कब याद करना है? ऐसा आपने जब याद करना है जब गिवन मासेस क्या हो? सेम हो, बिल्कुल। इसी तरह से हम एक दूसरा न्यूमेरिकल भी करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 2 देखें जरा। इस न्यूमेरिकल को जरा चेक कीजिएगा। लिखा हुआ है 200 ग्राम्स ऑफ K2Cr2O7 and 200 grams of H2SO4। ओहो, अभी भी मासेस सेम है, सेम टेक्नोलॉजी फॉलो होगी।
जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, बस वो ही लिमिटिंग रिएक्टेंट। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, वो ही लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब एक एक करके मॉलिक्यूलर मासेस फाइंड करेंगे। उससे पहले जरा आप मासेस को चेक कर लीजिएगा। देखें, पोटेशियम का जो मास होता है वो 39 होता है, याद रखिएगा। क्रोमियम का जो मास होता है वो 53 होता है। ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 होता है। ये मासेस याद कर लें आप। हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 होता है। सल्फर का जो मास होता है वो 32 होता है। ये सारे मासेस आपको याद होने चाहिए। चलें, जरा K2Cr2O7 का मास निकालते हैं। पोटेशियम का कितना होता है मुन्ने? 39। कितने पोटेशियम है आपके पास? 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2। फिर क्रोमियम का मास कितना होता है? 53। और कितने 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 क्रोमियम है आपके पास? 2 क्रोमियम, मल्टीप्लाई बाय 2। बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। ऑक्सीजन को देखिएगा जरा, ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। और ऑक्सीजन है कितने? 7, तो मल्टीप्लाई बाय 7। अब हम मल्टीप्लाई देना शुरू कर रहे हैं, ठीक है? देखिएगा जरा, 2 9 जा 2 9 जा 18। तो आप 8 यहाँ लिखेंगे, ठीक है, और 1 को ऊपर ले जाएंगे। इसी तरह से 2 3 जा 6, ठीक है, 2 3 जा 6। और अब आप उसमें ये 1 प्लस कर दें, तो कितना हो गया? 7। चलें भाई आगे चलते हैं। इसी तरह से अब जरा 2 को 53 से मल्टीप्लाई दें। 2 3 जा 6, 2 5 जा 2 5 जा 10। तो एक नंबर आपके पास आ रहा है 6, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। ये हो गया 106। देन आगे चलिए, 7 6 जा 7 6 जा कितने होते हैं भाई? आपने टेबल पढ़ा होगा। 7 5 जा 35 और 7 6 जा 42। तो 2 यहाँ और 4 ऊपर। चले, अब 7 1 जा 7 और उसमें 4 प्लस कर दें तो कितना हो गया? 11। अब आप इन सबको ऐड करना शुरू कर दें जल्दी जल्दी। पहले इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है? कैसे? सबसे पहले 2 और 6 ऐड होंगे। जब आप 2 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 8। इसी तरह से फिर 1 और 0 ऐड होंगे। जब 1 और 0 ऐड होंगे तो आंसर कितना आएगा? 1, क्योंकि 0 में 1 जमा होगा तो 1 आएगा। इसी तरह से फिर आप 1 को 1 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो ये हो गया 218। अब इसी तरह से 218 में आपने क्या चीज़ ऐड करनी है? 78। चलो, अब हम इन दोनों को भी ऐड करेंगे। कैसे? 8 8 16। तो 6 यहाँ, 1 ऊपर चला गया। अब 1 में जब आप 7 ऐड करेंगे तो 8 आएगा। और 8 में जब आप 1 प्लस करेंगे तो कितना हो गया? 9। अब 2 में कुछ है ही नहीं प्लस करने की, नहीं करो ना, 2 ऐसे ही लिख दो। इसका मतलब K2Cr2O7 का जो मॉलिक्यूलर मास आ रहा है वो कितना आ रहा है? 296। कितना आ रहा है? 296। आप इसी पैटर्न के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड का भी मास निकालेंगे। चलें जरा जल्दी से सल्फ्यूरिक एसिड का मास निकालते हैं। देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2, H का कितना होता है? 1 मल्टीप्लाई बाय 2। सारे मास साइड में लिखे हुए हैं, आप चेक कर लीजिएगा। सल्फर, सल्फर का कितना होता है? 32 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 4। चलें भाई मल्टीप्लाई दें जल्दी जल्दी। 2 1 जा 2 प्लस 32 ऐसे ही आ जाएगा। अब 4 को 6 से मल्टीप्लाई दें जरा। जब आप 4 को 6 से मल्टीप्लाई देंगे तो 4 6 जा 24। तो 4 यहाँ, 2 ऊपर, 4 यहाँ, 2 ऊपर। तो अब देखें, 4 1 जा 4 और 2 प्लस कर दें तो ये कितना हो गया? 64। अब दोनों को ऐड कर दें। 4 और 2 6, 6 और 3 9। अब इसमें 2 प्लस कर दें तो 6 और 2 कितने होते हैं? 8। और 9 में कोई चीज प्लस करने के लिए नहीं है तो नहीं करो ना, 98 आ जाएगा। बट ये जो मास आपने निकाला है ये सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड का है, जबकि आपके पास लिखा हुआ है 4H2SO4। तो इसका मतलब एट लास्ट आप अपनी वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। यानी हमारे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड का आंसर आया उसे किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम? 4 से। चलिए जरा जल्दी से इसको 4 से मल्टीप्लाई करिएगा। 4 4 8 जा 4 8 जा 32। तो 2 यहाँ, 3 ऊपर। 4 9 जा
36। अब वो 3 प्लस कर दें तो 36 प्लस 3 39। तो अब देखिएगा जरा, एक आंसर आपके पास आ रहा है 392 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड का है, और एक आंसर आपके पास आ रहा है 296 जो कि K2Cr2O7 का है। तो जरा देखें किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, इसलिए हम क्या कहेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। सल्फ्यूरिक एसिड इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। स्टेटमेंट कोट कर देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक न्यूमेरिकल हम और करेंगे पहले केस का, फिर हम अगले केस पे जाएंगे। देखिए जरा न्यूमेरिकल नंबर 3 को गौर से देखिएगा। लिखा है 4 ग्राम्स ऑफ H2, 4 ग्राम्स ऑफ O2। दो मासेस दिए हुए हैं, दोनों मासेस सेम है, इसका मतलब केस 1 है। बट इस न्यूमेरिकल में कहीं लिखा नहीं है कि न्यूमेरिकल लिमिटिंग रिएक्टेंट का है। फिर भी न्यूमेरिकल लिमिटिंग रिएक्टेंट का है, तो आपने याद ही रखना है कि जब भी एक से ज्यादा मासेस, मेरे अल्फाज आपके लिए बहुत अहम है, आप इन्हें बहुत अच्छे से मेमोराइज कीजिएगा। जब भी एक से ज्यादा मासेस गिवन होते हैं तो वो न्यूमेरिकल लिमिटिंग रिएक्टेंट का होता है, ट्रस्ट में। अब देखें दो मासेस गिवन है, तो पहले तो हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करेंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट नहीं, कुछ नहीं। देखें जरा, मैंने आपको ये कहा था कि जब भी मासेस सेम होंगे तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा बस वही लिमिटिंग रिएक्टेंट है। चलिए मासेस निकालेंगे जरा। और अब आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास तो याद हो ही गया होगा। जरा देखिएगा, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1। हाइड्रोजन कितने हैं, दो ये रे, दो ये रे, तो 2 2 जा 4, टोटल 4 हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया, तो 1 4 जा 4। यानी हाइड्रोजन का जो मास आ रहा है वो 4 आ रहा है। ऑक्सीजन का देखिएगा जरा 16 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2। तो 1 से लेके 20 तक के टेबल्स मैंने आपको याद करने के लिए दिए थे, और मुझे उम्मीद है कि आपने याद किए होंगे। 16 2 जा 32। तो किसका मास ज्यादा है भाई, ऑक्सीजन का। इसका मतलब ऑक्सीजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हमें इतनी बात समझ आ गई कि ऑक्सीजन को यूज करते हुए आगे काम करेंगे। अब न्यूमेरिकल को आगे पढ़ेंगे हम। देखा भाई, कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर, हमें वाटर का मास मालूम करना है। रिमेंबर, रिमेंबर लिमिटिंग रिएक्टेंट से ही हम काम करते हैं। क्या, हम लिमिटिंग रिएक्टेंट से ही काम करते हैं। इस इक्वेशन को मैं जरा एक दफा दोबारा उतार रहा हूँ। चलें, हमें पता है इतनी बात कि ऑक्सीजन हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो हम सिर्फ ऑक्सीजन का डेटा इस्तेमाल करेंगे। अब बताइए जरा, क्वेश्चन के अंदर ऑक्सीजन के कितने ग्राम्स दिए हुए, 4 ग्राम्स दिए हुए, ठीक है। जबकि लिखे लिखा हुआ है कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर, वाटर का मास मालूम करना है। तो वाटर का मास हमें नहीं पता, तो वाटर को हम एक्स सपोज कर रहे हैं। जरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास निकालें, अभी हमने ऊपर निकाला है 32 होता है, तो हमने एज इट इज लिख दिया। अब हम वाटर का मास निकालते हैं जरा। वाटर में सबसे पहले हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2। फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 1 2 जा 2 प्लस 16। तो अगर आप 16 में 2 प्लस करेंगे तो ये कितना होता है 18। बट ये तो वाटर का है, हमारे पास दो वाटर है भाई, तो आप 18 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, ताकि दो वाटर का मास आ जाए। अब 2 8 जा 16, तो 6 यहाँ, 1 ऊपर चला गया, 2 1 जा 2, और 1 जो ऊपर गया था यानी 3 हो गया, 36। यानी इसका जो मास आ रहा है वो 36 आ रहा है। अब हम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन की मदद से वाटर का मास निकाल लेंगे। चलें जरा, अगर हम वाटर का मास निकालें तो रिलेशन क्या बनेगा, 4/34 बराबर है x/36। काटने का टाइम आ गया है। 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 32, ठीक है। दोबारा काटेंगे, और से देखिएगा, 4 2 जा 4 2 जा 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचा है, जरा हम इसको एक दफा दोबारा लिख दें। ऊपर से बचा 1, नीचे से बचा 2, फिर दूसरी साइड पर बचा x और नीचे बचा 9। अब हम क्या करेंगे, ये 9 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 9 से मल्टीप्लाई होकर ज़ाहिर है 9 ही आएगा, बराबर है x के, और 2 अपनी जगह पे था, वो ऐसे ही रहेगा। क्या आपको वो अल्फाज याद है मेरे, किसी भी चीज को 2 से डिवाइड करने का मतलब उसे आधा कर दो, आधा।
तो अगर हम 9 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मैं 9 को आधा नहीं करूं? मुन्ने, 9 का आधा पता है आपको कितना होता है? 4.5 भाई। अगर आपने कोई चीज 9 रुपए की खरीदी है और दो लोगों ने मिलके पैसे देने हैं, तो इतना तो आपको हिसाब आता ही होगा ना कि साढ़े चार रुपए दोनों ने देने पड़ेंगे। हाँ, तो ये हमारा तीसरा न्यूमेरिकल था जो कि पहले केस से रिलेट कर रहा था। तो आपने पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड किया और लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड करने के बाद आपने वाटर का मास कैलकुलेट किया। अब मैं आपको बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, देखिएगा जरा। अगर इसी न्यूमेरिकल में वो आपसे बोले कि कैलकुलेट द मास ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, ये बहुत खास बात है और इसके लिए आपको बहुत गौर से मेरी बात सुननी पड़ेगी। देखिए, हमें इतनी बात पता है कि अभी जो हमने पढ़ाई की उससे हमें पता लगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट था, राइट? तो अगर ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन इज एक्सेस रिएक्टेंट। अगर ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो हाइड्रोजन क्या है? एक्सेस रिएक्टेंट। अब अगर हाइड्रोजन एक्सेस रिएक्टेंट है तो हमें हाइड्रोजन का मास मालूम करना है, ठीक है? हाइड्रोजन का वो मास मालूम करना है जो बच गया। तो यहाँ एक्सेस रिएक्टेंट के मास का मतलब है मास ऑफ हाइड्रोजन रिमेन्स लेफ्ट आफ्टर द रिएक्शन। ठीक है, ये बात इतनी आसान नहीं है, इसे आपने बहुत तमीज से पढ़ना है, बहुत तमीज से। हाँ, देखिए, हमें इतनी बात पता है। एक दफा जरा न्यूमेरिकल को देखिएगा जरा। हाइड्रोजन एक्सेस रिएक्टेंट है, मैं न्यूमेरिकल एक दफा आपको फिर दिखा रहा हूँ। अगर आप इस न्यूमेरिकल को गौर से देखें तो लिखा हुआ है 4 ग्राम्स, राइट? 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो जरा इस बात को जहन नशी कर लें कि हाइड्रोजन के कितने ग्राम्स हैं? 4 ग्राम्स। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट कोट करें, वी यूज 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। पहली बात क्या है? हमने हाइड्रोजन गैस के 4 ग्राम्स यूज किए, ठीक है? या आप इसे ऐसे कह लें कि हाइड्रोजन का जो टोटल मास है वो 4 ग्राम है। अब उसमें से ऑक्सीजन के साथ कितना रिएक्ट किया, यानी अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि हाइड्रोजन के हमने जो 4 ग्राम डाले कंटेनर के अंदर, उन 4 में से इस्तेमाल कितने हुए। ठीक है, हमने 4 ग्राम्स कंटेनर के अंदर डाले, उस 4 ग्राम में से यूज कितने हुए। इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक दफा इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा। इक्वेशन हम ऊपर से देख के दोबारा लिख रहे हैं। 2H2 प्लस O2 मिलके बना रहे हैं H2। चलें। अब कितना मास इस्तेमाल हुआ तो वो मालूम करना है, तो हम इसे एक्स सपोज कर रहे हैं, ठीक है? और ऑक्सीजन का मास कितना गिवन है? बेटा ऑक्सीजन का मास 4 है, ठीक है? क्या लिखा हुआ है? 4 ग्राम्स। देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, 4 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो जरा जल्दी से ऑक्सीजन के नीचे कितना लिख दें हम? 4 ग्राम्स। ठीक है, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमने हाइड्रोजन के 4 ग्राम्स कंटेनर में डाले, ठीक है? हमने हाइड्रोजन के 4 ग्राम्स कंटेनर में डाले। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि 4 में से इस्तेमाल कितने हुए। तो अब हम वो हाइड्रोजन मालूम करना चाह रहे हैं जो इस्तेमाल हुआ है। तो अच्छा, अब हमने मासेस लिख दिए, अब हम मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। तो हाइड्रोजन का जब आप मॉलिक्यूलर मास निकाल के लिखेंगे तो हाइड्रोजन का मास होता है 1 1। और ये कितने हाइड्रोजन है? 2 और 2 4, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 4 है। ऑक्सीजन का देखें, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 मल्टीप्लाई बाय 2, और 16 2 जा 32। अब हम इस कंडीशन से वो वैल्यू निकालेंगे हाइड्रोजन की जो इस्तेमाल हुई है। टोटल वैल्यू कितनी थी? 4 ग्राम्स, ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन थी। यानी ये जो 4 ग्राम है ये टोटल मास है हाइड्रोजन गैस का। अब हम ये बात मालूम करना चाह रहे हैं कि कितनी हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट कर रही है। तो जरा केस बनाइएगा, x/4
बराबर है 4/32। चलें कैंसिल करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, फिर दोबारा कैंसिल होगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचा है वो क्या है, एक्स डिवाइड में वन बचा है, डिवाइड में वन बचता है तो हम नहीं लिखते। यहाँ से क्या बचा है, ऊपर से वन बचा है और नीचे से टू बचा है। तो अगर हम वन और टू को आपस में डिवाइड कर दें तो आपको क्या मेरे अल्फाज याद नहीं है, किसी भी चीज को टू से डिवाइड करने का मतलब आधा कर दो, आधा आधा कर दो। तो अगर आप एक का आधा करेंगे तो ज़ाहिर है वो तो आधा ही हो जाएगा, 0.5। अब जरा गौर से देखें, अगर अब मैं एक दफा क्वेश्चन आपको दोबारा दिखाऊं तो लिखा हुआ है 4 ग्राम्स ऑफ, क्या लिखा हुआ है, 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। यानी हमने 4 ग्राम हाइड्रोजन लिए, हमने कितने ग्राम हाइड्रोजन लिए, 4 ग्राम हाइड्रोजन। ठीक है, वी इंट्रोड्यूस 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, बट उस 4 ग्राम में से सिर्फ कितने ग्राम रिएक्ट किया है, 0.5। बट ओनली 0.5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। टोटल वैल्यू कितनी थी, 4 ग्राम, बट उस 4 ग्राम में से सिर्फ सिर्फ और सिर्फ आधा ग्राम इस्तेमाल हुआ है। तो अब अगर मैं एक्सेस अमाउंट मालूम करना चाहूं तो देखें एक्सेस अमाउंट क्या होगी, टोटल कितनी वैल्यू थी 4, उसमें से सिर्फ 0.5 इस्तेमाल हुई। तो हमारा जो एक्सेस रिएक्टेंट है वो कितना होगा, 4 में से आधा निकाल दें, तो जब आप 4 में से आधा निकाल देंगे तो 3.5 बचेगा। ये आपका आंसर है। तो ये बहुत ही एक टिपिकल चीज़ थी जो मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश की है। यहाँ पर हमारा फाइनली केस वन कंप्लीट हो गया लिमिटिंग रिएक्टेंट का। लिमिटिंग रिएक्टेंट के 3 केसेस हैं और लिमिटिंग रिएक्टेंट के 3 केसेस पढ़ने के बाद किसी भी तरह का न्यूमेरिकल ला के आपके सामने रख दें, आप उसे यूं कर लेंगे, यूं। देखिए प्यारे बच्चों, पहले केस में हमने क्या पढ़ा, जो गिवन मासेस थे वो सेम थे, बट केस नंबर 2 क्या है, जो गिवन मासेस होंगे वो सेम नहीं बल्कि वो क्या होंगे, डिफरेंट। और इस चीज को आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि 8 ग्राम्स ऑफ H2 रिएक्ट्स विद 64 ग्राम्स ऑफ O2। इसका मतलब अब मासेस डिफरेंट हैं, जब मासेस डिफरेंट हैं तो फिर कंडीशंस भी डिफरेंट बनेंगी। कैसे पता आपको ये न्यूमेरिकल लिमिटिंग रिएक्टेंट का है, एक से ज्यादा मासेस गिवन है, ये जब भी एक से ज्यादा मासेस गिवन हो न्यूमेरिकल लिमिटिंग रिएक्टेंट का होता है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन मासेस को लिखेंगे उनके डिजायर्ड प्लेस पे। 8 ग्राम्स है हाइड्रोजन, कितने ग्राम्स हैं, 8 ग्राम्स है हाइड्रोजन के, लिए मैंने लिख दिया 8 ग्राम्स। 64 ग्राम्स ऑफ वुड, ले मैंने लिख दिया 64 ग्राम्स। अब आप क्या करेंगे, अब आप इनको इनके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो पहले गिवन वैल्यूज, उसके बाद उनके मॉलिक्यूलर मास। जरा 2H2 का जरा मॉलिक्यूलर मास निकालें, हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन है कितने, 2 2 ज़ा 4, तो 1 × 4 इज 4, 8/4। इसी तरह से ऑक्सीजन का निकालें, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 × 2। क्या 16 का टेबल आपको नहीं आता, 16 2 ज़ा 32, आप इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 32 से। काटने की बारी आ गई, काटने की बारी। तो अब अगर आप इसे गौर से देखें तो ये किस तरह से कटेगा, 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है। ठीक है, जबकि आप अगर इसे यहाँ कट करेंगे तो 32 1 ज़ा 32 और 32 2 ज़ा 64। कैसे पता लगी मुझे ये बात, देखें 3 का डबल 6 होता है और 2 का डबल 4 होता है। दोबारा देखें, 3 का डबल 6 होता है और 2 का डबल 4 होता है। जब भी वैल्यू डबल होती है तो वो 2 पे कटती है, जब भी वैल्यू डबल होती है तो वो किस पे कटती है, 2 पे कटती है। अच्छा, अब जरा गौर से देखें कि दोनों की ही आंसर्स जो हैं, वो दोनों की ही जो आंसर्स हैं वो कितने आ रहे हैं, 2 2 आ रहे हैं। अब क्योंकि दोनों के मासेस ही, दोनों के आपके पास वैल्यू जो है वो इक्वल आ रही है तो आप किसी को भी यूज कर सकते हैं।
अब दोनों से आंसर सेम आएगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए हमें काम क्या करना है, हमें वाटर का मास मालूम करना है। लिखा हुआ है कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर। तो मैं आपको, क्योंकि देखिए दोनों के आंसर सेम है, तो आप किसी से भी काम कर लें सेम आंसर आएगा। फॉर एग्जाम्पल पहले हम हाइड्रोजन से करके चेक करते हैं, फिर हम ऑक्सीजन से करके चेक करेंगे। एक इस इक्वेशन को हम एक दफ़ा दोबारा लिखते हैं, 2H2 प्लस O2 मिलके बना रहे हैं 2H2। मान लें कि पहले हम हाइड्रोजन से काम करते हैं, तो हाइड्रोजन की कितनी वैल्यू है क्वेश्चन के अंदर, देखें जरा, 8 ग्राम्स ऑफ H2। तो हाइड्रोजन की कितनी वैल्यू भाई, 8 ग्राम्स। ठीक है, जबकि वाटर का मास मालूम करना है तो उसे एक्स सपोज कर लें। अब हाइड्रोजन पे आ जाइए, हाइड्रोजन का मास कितना, 1 होता है। मल्टीप्लाई किससे करूं, हाइड्रोजन कितने, 2 2 4, 4 हाइड्रोजन है तो 1 4 4। ठीक है, इसी तरह से वाटर का मास निकालें। हाइड्रोजन का मास 1 होता है, हाइड्रोजन है कितने, 2 हैं, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है, 16। तो 1 2 2 प्लस 16, 16 और 2 कितने होते हैं, 18। अब ये तो एक वाटर का मास है, कितने वाटर्स दिए हुए हैं, 2। यानी इस 18 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने आपसे ये कहा था कि आपको 1 से लेकर 20 तक के टेबल्स याद करने हैं। तो 18 2 36 होता है। चलिए अब ज़रा रिलेशन बनाइएगा, 8/4 बराबर है x/36। सो 4 1 4, 4 2 8। सही। अब क्या हुआ कि यहाँ से आपके पास क्या बचा है, 2, नीचे से 1 बचा है, डिवाइड में 1 हम नहीं लिखते, 36 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, बराबर हो गया x के। चलिए ज़रा मल्टीप्लाई दीजिएगा इनको, 6 2 12, तो 12 का 2 यहाँ और 1 ऊपर, फिर 3 2, तो 3 2 6 और 1 प्लस कर दें तो 7 हो गया। यानी आपके पास जो वाटर का मास आ रहा है वो कितना आ रहा है, 72 ग्राम्स। अब इसी चीज को हम हाइड्रोजन के बजाय ऑक्सीजन से करके चेक करते हैं, जरा जल्दी से ऑक्सीजन से करके चेक करते हैं। तो 2H2 प्लस O2 मिलके बना रहे हैं 2H2। ठीक है, अब जरा ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग डेटा बनाए, जरा ऑक्सीजन की वैल्यू देखें कितनी लिखी हुई है क्वेश्चन में, 64 ग्राम्स ऑफ O2। तो ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है, 64 ग्राम्स। वाटर की वैल्यू आपको मालूम करनी है, तो वाटर को एक्स सपोज कर लें। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, कितना हो गया, 32। वाटर का मास अभी आपने निकाला थोड़ी देर पहले, 36 आया था। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास तो मैं दोबारा नहीं निकाल के दिखा रहा आपको, बट मैं रिलेशन बनाऊंगा आपके लिए। 64/32 डिवाइडेड बाय x/36। चलिए अब अगर आप इसे गौर से देखें तो 3 का डबल 6, 2 का डबल 4। तो जब भी वैल्यू डबल होती है तो याद रखिएगा हमेशा 2 पे कटता है। तो 32 1 32, 32 2 64। अब आपके पास जो वैल्यू बची है वो क्या है, यहाँ से ऊपर से आपके पास 2 बचा है, नीचे से 1 बचा है, 1 हम लिखते नहीं है, और साइड से आपके पास क्या बचा है, 36। अब वो जो 36 डिवाइड में है वो जब ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 × 36। चलिए मल्टीप्लाई देंगे, 6 2 12, तो 2 नीचे, 2 नीचे और 1 ऊपर, फिर 3 2 6 और 1 जो ऊपर था, 6 + 1 = 7। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 72 ग्राम्स। तो आपने देखा कि जब हमारे पास कंडीशन सेम आ रही थी, हाइड्रोजन से भी वैल्यू 2 और ऑक्सीजन से भी वैल्यू 2, तो हम किसी से भी वाटर का मास निकाल सकते हैं, दोनों से वाटर का मास क्या आएगा, सेम। बट अब मैं आपको एक ऐसा न्यूमेरिकल कराऊंगा जिसमें वैल्यू सेम नहीं आ रही होंगी, तो फिर आपने याद रखना है कि आप करेंगे। अच्छा इस न्यूमेरिकल को आप गौर से देखिएगा, इस न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 64 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। अगेन एक से ज्यादा मासेस दिए में, द केस इज लिमिटिंग रिएक्ट। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल में किया था बिल्कुल वैसे ही करेंगे कि 4 ग्राम्स ऑफ H2, तो H2 के नीचे लिख देंगे 4 ग्राम्स, एंड 64 ग्राम्स ऑफ O2, तो O2 के नीचे लिख देंगे 64 ग्राम्स। अब आप इनको इनके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे। सो अगर आप देखें हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, बट हाइड्रोजन है कितने, 2 2 4, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 4। तो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूलर मास आ रहा है वो 4 आ रहा है। इसको अगर आप आपस में सॉल्व कर दें तो 4 1 4, 4 1 4, तो जो जवाब हमारे पास आता है वो आता है 1।
कितना जवाब आता है हमारे पास? 1। देन सिमिलरली अगर हम यहाँ देखें, ऑक्सीजन का मास होता है 16, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 टू जा होता है 32। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिएगा जरा, 3 के डबल 6, 2 का डबल 4, 3 के डबल 6, 2 का डबल 4, दैट मीन्स 32 वन जा 32 एंड 32 टू जा 64। यानी आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 2 आ रहा है। अब हाइड्रोजन से जो जवाब आ रहा है वो 1 आ रहा है, जबकि ऑक्सीजन से जो जवाब आ रहा है वो 2 आ रहा है। याद रखिएगा कि जब भी मासेस डिफरेंट हो, जब भी मासेस डिफरेंट हो, तो जिसकी कैलकुलेटेड वैल्यू, क्या याद रखेंगे, जिसकी कैलकुलेटेड वैल्यू कम होगी वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। देखिए अल्फाजों को बहुत ध्यान से आपने याद रखना है। केस वन में क्या था कि मासेस सेम थे, तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। बट जब मासेस डिफरेंट हैं तो जिसकी कैलकुलेटेड वैल्यू कम है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के, यानी इस केस में हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हम हाइड्रोजन को यूज करते हुए अपनी सारी कैलकुलेशन करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक दफा इक्वेशन को दोबारा उतारते हैं। सो 2H2 प्लस O2 मिलके बना रहे 2H2। देखिएगा जरा, लिखा हुआ है 4 ग्राम्स ऑफ H2, हाइड्रोजन की 4 ग्राम्स है, जबकि लिखा हुआ है कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर। क्या कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर, तो वाटर को एक्स सपोज करेंगे और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास निकालें, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें। कितनी दफा निकाल चुके हैं इसलिए दोबारा नहीं बता रहा। वाटर का मास 18 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 हो गया। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं रिलेशन बनाने जा रहा हूँ। सो 4/4 बराबर है x अपॉन 36। सो 4 वन जा 4, 4 वन जा 4। तो अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 बचा, जबकि राइट साइड पे बचा x अपॉन 36। तो 36 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 136 जा 36, यानी आपके पास अब जो वाटर का मास आ रहा है वो कितना आ रहा है? 36 ग्राम्स आ रहा है। यहाँ पर केस 2 हमारा एंड हो गया। अब हम जाएंगे केस 3 में, और केस 3 में मासेस नहीं होंगे, केस 3 में मोल्स गिवन होंगे, मोल्स। देखिए केस 3 में अब हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे। देखिए जरा न्यूमेरिकल को, 10 मोल्स ऑफ H2 एंड 7 मोल्स ऑफ O2। अब आपने क्या करना है, अब आपने इक्वेशन के नीचे जाना है और जिसकी वैल्यू जिसके साथ दी हुई है आप उसी के अकॉर्डिंग लिख दें। जैसे 10 मोल्स ऑफ H2, तो H2 के नीचे जाके 10 मोल्स लिख दें, और 7 मोल्स ऑफ O2, तो O2 के नीचे जाके 7 मोल्स लिख दें। अब पहले अगर मासेस थे तो हम मासेस से ही डिवाइड कर रहे थे, बट अब मोल्स हैं, अब आप इन्हें मोल से ही डिवाइड करेंगे। कैसे? 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 यहाँ देखें जरा, हाइड्रोजन के कितने मोल्स गिवन है? 2, तो 10 को 2 से डिवाइड करें। देखें ऑक्सीजन के कितने मोल्स, कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है। चलें, डिवाइड करने का टाइम आ गया। 2 वन जा 2, 2 5 जा 10, यानी आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 5 आ रहा है, जबकि 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 7 ही आएगा। अब आपने याद क्या रखना है, जिसका भी कैलकुलेटेड आंसर या कैलकुलेटेड वैल्यू कम आए, बस वही तो है लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसका मतलब हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। स्टेटमेंट कोट कर देते हैं, हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएक्टेंट। यहाँ पर आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट का टॉपिक एंड हो गया। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ परसेंटेज यील्ड। प्यारे बच्चों, अब हम अपने तीसरे लेक्चर के सेकंड पोर्शन की तरफ आ रहे हैं, दैट इज परसेंटेज यील्ड। दर हकीकत परसेंटेज यील्ड आपको क्या बताती है? परसेंटेज यील्ड आपको ये बताती है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की एफिशिएंसी क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि आप उस केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग कितना प्रोडक्ट तैयार कर सके, कितने परसेंट आप सक्सेसफुल हो सके उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। दैट मीन्स इसकी पहली डेफिनेशन हम ऐसे लिख देते हैं कि इट इज अ मेजर, इट इज अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब परसेंटेज यील्ड आपको ये बताएगी कि कितने परसेंट केमिकल रिएक्शन आपने किया है।
जरा जितने परसेंट केमिकल रिएक्शन आप करेंगे उतने परसेंट ही प्रोडक्ट बनेगा। और इसकी दूसरी डेफिनेशन इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है कि इट इज द रेशियो ऑफ थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड। चलिए, अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम एक फॉर्मूला भी बनाते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि थ्योरेटिकल और एक्चुअल में क्या फ़र्क है। सो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? परसेंटेज यील्ड बराबर है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, ज़रा देखिएगा। अब हम पहले एक्चुअल यील्ड को समझेंगे, फिर हम थ्योरेटिकल यील्ड को समझेंगे और फिर उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे। अच्छा, एक बात आपने और याद रखनी है कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि द परसेंटेज यील्ड ऑफ अ रिएक्शन इज 80%। यानी एक रिएक्शन की जो परसेंटेज यील्ड है वो 80% है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो रिएक्शन सिर्फ 80% हुआ है। तो बाकी 20% क्या है? तो बाकी 20% क्या कहलाएगा? एरर। यानी 20% क्या हुआ? एरर। तो इन केस अगर परसेंटेज यील्ड की वैल्यू है 60%, तो काम सिर्फ 60% कर सके, इसका मतलब बाकी 40% क्या हुआ? टोटल परसेंटेज 100 होती है ना, तो अगर 60% परसेंटेज यील्ड है तो बाकी 40% क्या हुआ? एरर। सही है। तो जितने भी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वो हम परसेंटेज यील्ड के अकॉर्डिंग करेंगे, बट इन केस अगर वो आपसे परसेंटेज यील्ड की जगह परसेंट ऑफ एरर पूछ ले तो आप क्या करेंगे? अपने आंसर को 100 में से माइनस कर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी परसेंटेज यील्ड आ रही है 70%, तो आप परसेंट एरर कैसे बताएंगे? आपको पता है कि टोटल परसेंटेज 100 होती है, तो 100 में से अगर हम 70 निकाल दें तो कितना बचता है? 30 बचता है। सही है। अब मैं थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड को डिफाइन करने जा रहा हूँ। देखिएगा जरा। देखिए, प्रैक्टिकल यील्ड को हम एक्चुअल यील्ड भी कहते हैं, एक्चुअल यील्ड को हम प्रैक्टिकल यील्ड भी कहते हैं। अब आपको नाम से ही समझ आ रहा है एक्चुअल यील्ड यानी जो असल में है। और कोई भी काम कितना हुआ है ये जाहिर है हम एक्सपेरिमेंट के बगैर बता नहीं सकते। तो इसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसे हम डिफाइन कर सकते हैं द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट का मतलब रिएक्शन में, so किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर कितने प्रोडक्ट की क्वांटिटी ऑब्टेन हुई है हम उसे क्या कहते हैं? एक्चुअल यील्ड। इसी तरह से अगर हम थ्योरेटिकल यील्ड को डिफाइन करना चाहें तो थ्योरेटिकल यील्ड क्या होगी? थ्योरेटिकल यील्ड वो होगी जो हम आइडिया लगाते हैं कि इतने परसेंट प्रोडक्ट हमारा बनना चाहिए, बट जितने परसेंट बनता है वो क्या कहलाता है? एक्चुअल यील्ड। तो थ्योरेटिकल यील्ड को डिफाइन कैसे करेंगे? द मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सोचते तो हम हमेशा ज्यादा है ना, काम हम कम करते हैं। तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड बाय यूजिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है। लेकिन ये जो काम आप करेंगे ये आप लिमिटिंग रिएक्टेंट के थ्रू करेंगे।
ठीक है, एक्सेस रिएक्टेंट से हम थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट नहीं करते, लिमिटिंग रिएक्टेंट से कैलकुलेट करते हैं। अब देखें इसकी कुछ एग्जांपल्स आप इस तरह से कोट कर लें कि जो काम आप सोचते हैं उसे हम थ्योरेटिकल कहते हैं, और जो काम आप कर पाते हैं उसे हम एक्चुअल कहते हैं। जैसे आप सब इस वक्त ये सोच रहे हैं कि आप सब पढ़ रहे हैं तो आप सब डॉक्टर्स बन जाएंगे, बट ज़ाहिर है आप में से सब तो डॉक्टर्स नहीं बनेंगे ना, ज़ाहिर है कुछ दूसरी फील्ड्स में भी चले जाएंगे। तो देखें एक्चुअल वैल्यू हमेशा कम आएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 10,000 एडमिशन हैं एम डी कैट में, और तो 10,000 के 10,000 बच्चे ये सोच रहे हैं कि वो डॉक्टर्स बन जाएंगे, तो थ्योरेटिकल यील्ड इज 10,000, बट ज़ाहिर है सीटें कितनी हैं, 1213। तो अगर 1213 सीटें हैं, 1213 सीट्स हैं, तो एक्चुअल यील्ड तो मैक्सिमम 1213 जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से क्या होती है, कम होती है। आप सोचते हैं कि आपके 95% आएगी, दैट इज थ्योरेटिकल यील्ड यार, बट वो परसेंटेज कितनी आती है, 70, 75, 80, 85, यानी आप जितना सोचते हैं एक्चुअल वैल्यू हमेशा उससे कम होती है। आपको पता है जब एम डी गेट का टेस्ट करीब आता रहेगा, आप पता है क्या सोचेंगे, आज मैं 10 चैप्टर्स पढ़ लूंगी, आज मैं 10 चैप्टर्स पढ़ लूंगा, बट आप पढ़ेंगे कितने, सिर्फ 3, 4। तो देखें प्रैक्टिकल यील्ड कितनी आ रही है, 10 चैप्टर्स, और एक्चुअल यील्ड कितनी आ रही है, सिर्फ 3 चैप्टर्स। तो इसका मतलब हम एक स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं कि एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन प्रैक्टिकल यील्ड। आपने क्या स्टेटमेंट याद रखनी है, एक्चुअल यील्ड इज ऑलवेज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। ठीक है, आसान अल्फाजों में ए वाई इज लेस देन टी वाई। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि ऐसा है क्यों। ठीक है, तो देखें सबसे पहली चीज, तो जितने भी अजम्पशंस आपने पढ़े, इक्वेशन बैलेंस नहीं है, रिएक्टेंट पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हो पा रहा प्रोडक्ट में, कोई साइड रिएक्शन हो रहा है, तो जितने भी अजम्पशंस आपने पढ़े वो सारे के सारे अजम्पशंस आप काउंट कर लें। ठीक है, जैसे कुछ रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट हो सका, रिएक्टेंट ने कुछ साइड प्रोडक्ट बना दिया जो रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया इरिवर्सिबल की जगह, तो जितनी भी अजम्पशंस आपने पढ़ी थी ना, वो सब अजम्पशंस फॉलो नहीं हुई, इस वजह से भी एक्चुअल यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल से कम आएगी। दूसरी बात, एरर्स। एरर्स में क्या होगा, सबसे पहले ह्यूमन एरर। हो सकता है जो बंदा रिएक्शन कर रहा हो उसकी एक्सपर्टीज इतनी अच्छी ना हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मशीनरी इतनी अच्छी ना हो, तो हम उसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। ज़रा अच्छी मशीन्स यूज़ करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्ट बना के देगी, लोकल या पुरानी मशीन्स यूज़ करेंगे तो ज़रा इतना अच्छा प्रोडक्ट आपको बना के नहीं देंगी, तो जितना आपने सोचा था ज़रा काम उससे कम हो पाएगा। देन नंबर 4 पर आ जाते हैं, मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस का मतलब होता है सेपरेशन लॉस। देखें जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं तो हम उसे फिल्टर करते हैं, हम उसे सेपरेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक दूध वाला है, वो क्या करेगा कि वो दूध को छानेगा, तो आपको लगता है सारा का सारा दूध छन जाएगा, नहीं, कुछ दूध कपड़े पे लगा रह जाएगा। जब भी तो कपड़ा गीला हुआ, तो छनने के बाद कपड़ा बिल्कुल सूख थोड़ी जाता है, इसका मतलब वो तो गीला रहता है, यानी कुछ अमाउंट कपड़े में लगी रह गई, तो वो अमाउंट क्या हुई, वो अमाउंट ज़ाया हो गई। फिर जब आप दूध को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करेंगे, तो आपको लगता है कि एक कंटेनर से सारा दूध निकल के दूसरे कंटेनर में आ जाएगा, नहीं, उसकी दीवारों पे कुछ दूध लगा रह जाएगा, तो वो दूध क्या हो गया, ज़ाया हो गया। तो जब भी हम सेपरेशन करते हैं, जब भी हम चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, तो कुछ अमाउंट ऑफ केमिकल जो है वो वेस्ट हो जाती है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। सबसे पहली चीज़ इसमें जो आ सकती है, अब वो कई सारे सेपरेशन टेक्निक्स हैं, जैसे वॉशिंग। ज़ाहिर है अगर आप केमिकल को वॉश करें तो कुछ केमिकल हो सकता है ज़ाया हो जाए, केमिकल्स को क्रिस्टलाइज करना,
तो मैं क्रिस्टलाइजेशन लिख रहा हूँ। इसका मतलब सॉल्यूशन से क्रिस्टल बनाते वक्त भी कुछ अमाउंट ज़ाया हो जाती है, इसी तरह से फिल्टर करते वक्त भी कुछ अमाउंट ज़ाया हो जाती है। तो इनकी डिटेल हमारे सिलेबस में नहीं है, बस सिर्फ नाम है, तो आप इनको नाम की हद तक याद रखिएगा। इसी तरह से डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन भी एक सेपरेशन टेक्निक है जिसमें हम लिक्विड को बॉईल करके सेपरेट करते हैं। तो किसी भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस, वॉशिंग प्रोसेस, क्रिस्टल बनाते वक्त, किसी भी सेपरेशन करते वक्त जो जितना भी लॉस होगा, तो ज़ाहिर है आप उसे क्या कहेंगे, मैकेनिकल लॉस। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। ये इनमें से कोई भी पॉइंट आपसे पेपर में पूछ सकता है एमसीक्यूज की फॉर्म में। अच्छा, अब हम न्यूमेरिकल करेंगे, बट न्यूमेरिकल के लिए कुछ बातें आपने याद रखनी है। वो क्या? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने कंडीशन पढ़ी कि एक्चुअल यील्ड जो होती है, जिसे हम प्यार से प्रैक्टिकल यील्ड भी कहते हैं, तो जो एक्चुअल यील्ड और प्रैक्टिकल यील्ड होती है, ये सिर्फ और सिर्फ किससे निकलती है? एक्सपेरिमेंट से। ऐसे ही अब हमें इतनी बात पता है कि क्लास में ये एमडी कैट के टेस्ट जब आप देने जाएंगे, ई कैट का टेस्ट देने जाएंगे, कोई इंट्री टेस्ट देंगे, तो वहां तो हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते ना। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल यील्ड कभी भी हम खुद फाइंड नहीं कर सकते। तो एक्चुअल यील्ड हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, तो मैं लिख रहा हूँ मस्ट बी गिवन इन क्वेश्चन। अब आपको कैसे पता लगेगा कि यही वैल्यू एक्चुअल यील्ड की है? तो इसको पहचानने का तरीका ये है कि जो भी वैल्यू होगी प्रोडक्ट की, तो मैं लिख रहा हूँ वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इन अ क्वेश्चन इज एक्चुअल यील्ड। जबकि जो हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड होगी, उस थ्योरेटिकल यील्ड को हम कैसे निकालेंगे? हम थ्योरेटिकल यील्ड को सिंपल किस मेथड के थ्रू निकालेंगे? स्टोइचियोमेट्री के थ्रू निकालेंगे। यानी हम इक्वेशन पर डेटा बना के प्रॉपर्ली इसको रिलेशन की फॉर्म में निकाल लेंगे। चलें, अब हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। चलें, इस न्यूमेरिकल को जरा गौर से देखिएगा। कैसे पता लगेगा ये न्यूमेरिकल परसेंटेज यील्ड का है? देखें, लास्ट में लिख के दे रहा है कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड। और हमें इतनी बात पता है कि परसेंटेज यील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? परसेंटेज यील्ड बराबर होती है किसके? एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसा ही। और मैंने आपसे ये अर्ज किया था कि जो एक्चुअल यील्ड होती है वो मस्ट बी गिवन इन क्वेश्चन, यानी एक्चुअल यील्ड हमेशा हम कहाँ से लेते हैं? क्वेश्चन से। ठीक है। जबकि अगर हम बात करते हैं थ्योरेटिकल यील्ड की, तो थ्योरेटिकल यील्ड को हम कहाँ से लेके आते हैं? स्टोइचियोमेट्री से। याद रखिएगा कि क्वेश्चन से हम कौन सी वैल्यू लेते हैं? एक्चुअल यील्ड की। और स्टोइचियोमेट्री से हम कौन सी वैल्यू निकालते हैं? थ्योरेटिकल यील्ड की। देखिएगा, हमें न्यूमेरिकल्स में दो वैल्यूज दी हुई है, लिखा हुआ है 2.0 मोल्स ऑफ CH4। CH4 के कितने मोल्स हैं? दो मोल्स हैं। अच्छा, साथ साथ एक वैल्यू और दे रहा है 154 ग्राम्स ऑफ CCl4। अब हमें क्या पता होना चाहिए? हमें पता होना चाहिए कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू एक्चुअल यील्ड है, क्योंकि एक्चुअल यील्ड वो वैल्यू होती है जो क्वेश्चन में गिवन होती है। अब इनमें से कौन सी वैल्यू एक्चुअल यील्ड की है और कौन सी वैल्यू एक्चुअल यील्ड की नहीं है, इसके लिए आपको थ्योरी पे एक दफ़ा वापस जाना पड़ेगा। तो देखिएगा, थ्योरी में मैंने क्या बताया आपको? मैंने लिखा वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। क्या लिखा? वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट की वैल्यू होगी, अब जरा देखें, ये जो 2 मोल्स दिए हुए ये तो देखिए ना, CH4 के दिए हुए, ये 2 मोल्स किसके दिए हुए? CH4। और CH4 ये रहा। अब जरा मुझे देख के बताएं, क्या CH4 प्रोडक्ट है? नहीं, CH4 तो रिएक्टेंट है। इसका मतलब ये तो एक्चुअली नहीं होगी। यहाँ देख, दूसरी वैल्यू किसकी है? CCl4 की। जरा CCl4 को देखें। हाँ हाँ, ये रहा CCl4। क्या CCl4 प्रोडक्ट है? बिल्कुल। जो चीज़ एरो के बाद होती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। हाँ, ये प्रोडक्ट है। इसका मतलब जो वैल्यू CCl4 की है वही वैल्यू एक्चुअल यील्ड की होगी।
तो इसका मतलब समझ गए हम, ये जो 154 ग्राम्स है ये असल में एक्चुअल यील्ड है। ये क्या है? ये एक्चुअल यील्ड है। चले, अब जरा हम जल्दी से एक्चुअल यील्ड की जगह पे तो वैल्यू पुट करें। एक्चुअल यील्ड इज 154 ग्राम्स। अच्छा, थ्योरेटिकल हमारे पास नहीं है, तो थ्योरेटिकल अभी मैं फाइंड करूंगा। थ्योरेटिकल वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? स्टोइचियोमेट्री से। अब हम स्टोइचियोमेट्री को अप्लाई करने जा रहे हैं। उससे पहले आपने एक बात याद रखनी है कि चाहे थ्योरेटिकल यील्ड हो चाहे एक्चुअल यील्ड हो, इनकी जो वैल्यूज होती है वो मास में निकलती है। ठीक है, चलिए जरा न्यूमेरिकल को देखेंगे। देखा भाई 2.0 मोल्स ऑफ CH4। क्या? 2.0 मोल्स ऑफ CH4। अच्छा, पॉइंट के बाद अगर जीरो होता है तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती। सो इट्स 2 मोल्स ऑफ CH4। CH4 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2 मोल्स। ठीक है। अच्छा, जबकि हमें एक्चुअल यील्ड मालूम करनी है, और एक्चुअल यील्ड हम किसकी मालूम करेंगे? हम CCl4 की मालूम करेंगे। क्योंकि जिस थ्योरेटिकल, क्योंकि जिसकी एक्चुअल वैल्यू पता होती है उसी की हम थ्योरेटिकल निकालते हैं। तो एक्चुअल वैल्यू हमें किसकी दी हुई थी? CCl4 की। तो थ्योरेटिकल भी हम किसकी निकालेंगे? CCl4 की। तो इसकी हमें थ्योरेटिकल वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब इसका हमें मास मालूम करना है। सही है, चाहे एक्चुअल यील्ड हो चाहे थ्योरेटिकल यील्ड हो, इन दोनों की वैल्यू मासेस में होती है, यानी ग्राम्स में होती है। तो ग्राम्स इज अ यूनिट ऑफ मास। अब आप क्या करेंगे? जहां मोल्स हैं उनका रिलेशन मोल से बनाएंगे, जहां मास है उसका रिलेशन मास से बनाएंगे। तो यहाँ पर कितने मोल्स हैं? मुझे कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो हम क्या सपोज करेंगे? 1 मोल। आगे चलते हैं। अगर यहाँ देखें तो ये मास है, क्योंकि थ्योरेटिकल यील्ड मास में निकाली जाती है। तो हमें इसका मॉलिक्यूलर मास कितना पड़ेगा? इसका मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले कार्बन है, कार्बन का मास होता है 12। देन फिर क्लोरीन है, क्लोरीन का मास कितना होता है? 35.5। और क्लोरीन है कितने? 4 है। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? 35.5 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ज़रा 35.5 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलें, सो 4 5 ज़ा 20, तो 0 नीचे 2 ऊपर। अब 4 5 ज़ा फिर दोबारा 20, बट 2 प्लस कर दें तो कितना हो गया? 22। तो 2 नीचे और 2 दोबारा ऊपर। अब 4 3 ज़ा 12, और 12 में जब 2 प्लस करेंगे तो कितना हो गया? 14। तो दैट इज 1420। अब हमें देखना है कि पॉइंट कितनों के बाद है। तो अगर आप गौर से देखें तो पॉइंट 1 के बाद है। पॉइंट कितनों के बाद है? पॉइंट 1 के बाद है। तो हम भी पॉइंट 1 के बाद लगाएंगे। ठीक है, हमेशा राइट साइड से ये चीज़ चेक करते हैं। तो 142 लिखें या 142.0 लिखें, बात एक ही है। पॉइंट के बाद जीरो की कोई अहमियत नहीं होती। तो 12 प्लस 35.5 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 142। अभी हमने कैलकुलेट किया। तो अब 2 में 2 प्लस कर दें 4, 4 में 1 प्लस कर दें 5। अब 1 में कुछ प्लस करने के लिए नहीं है, तो बस सिर्फ 1 आ जाएगा। तो कितना आंसर है? 154। तो इसका मास कितना आ गया? 154 ग्राम्स। अब हम इस पे स्टोइचियोमेट्री अप्लाई करेंगे। स्टोइचियोमेट्री कैसे अप्लाई करते हैं मुन्ने? एक तरफ लेफ्ट साइड और एक तरफ राइट साइड, यानी एक तरफ हो गया 2/1, यानी ये वाली वैल्यू हमने लिख दी, और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे हम? m/154। अब देखें, डिवाइड में 1 की कोई अहमियत नहीं होती। ये 154 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आगे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 154 बराबर हो गया किसके? मास के। अब देखें, ये जो वैल्यू आई है ना, हम इसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे। हम क्या करेंगे? इसको डायरेक्ट यूज कर लेंगे। हम इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे? इसका जवाब अभी मैं आपको देता हूँ। चलिए, अब जरा हम अपने परसेंटेज यील्ड के फॉर्मूले में दोबारा चलते हैं वापस। तो क्या लिखा है भाई? 154 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय परसेंटेज यील्ड। अब परसेंटेज यील्ड हम कैलकुलेट कर चुके हैं। परसेंटेज यील्ड कितनी आई? 2 मल्टीप्लाई 154। अब देखें, ये जो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया ना, इससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ? इससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मैं 154 को 154 से डायरेक्ट क्या कर दूं? कैंसिल। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता तो ये 154 से 154 इतने आराम से कैंसिल नहीं होता, और हमारी कैलकुलेशन मुश्किल हो जाती। अब अगर आप देखें तो हमारे पास
ऊपर से क्या बचा 100, ऐसा ही है। और हमारे पास नीचे डिवाइड में क्या वैल्यू बची है, 2। तो मैंने लिख दिया 100/2। चले अब हम इसको भी कैंसिल करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब जो जीरो बचा है वो एज इट इज आ गया। सो हियर इज द परसेंटेज यील्ड इज, द परसेंटेज यील्ड इज 50%। सिर्फ 50% आप प्रोडक्ट तैयार कर चुके हैं। अगर 50% प्रोडक्ट तैयार किया है तो फिर 50% क्या है भाई, वो 50% एरर है। ठीक है, ये आपके सिन बोर्ड का न्यूमेरिकल था। अब हम एक न्यूमेरिकल और करेंगे जो अदर बोर्ड का है। जरा उस न्यूमेरिकल को भी हम जल्दी से देख लेते हैं। ये हमारे पास परसेंटेज यील्ड का दूसरा न्यूमेरिकल है, और ये जो न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल फेडरल बोर्ड का न्यूमेरिकल है, यानी फेडरल बोर्ड के नए वर्जन से हमने इसे पिक किया है। तो मैं आपको जितना भी पढ़ा रहा हूँ वो सारे बोर्ड से मिला के पढ़ा रहा हूँ। तो बस आपने जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। देखिएगा ज़रा, लिखा हुआ है कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड। हमें क्या मालूम करनी है, हमें परसेंटेज यील्ड मालूम करनी है, किसकी, ओजोन की। तो हमें इतनी बात पता होनी चाहिए कि परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या होता है। भाई परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला होता है एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। राइट, आगे चलते हैं। लिखा हुआ है दैट कुड बी प्रोड्यूस बाय 10 ग्राम्स ऑफ O2। हमें एक वैल्यू दी हुई है 10 ग्राम्स ऑफ O2, ठीक है। इफ द एक्चुअल यील्ड इज 1.05, यानी हमें एक्चुअल यील्ड उन्होंने दे दी। और एक्चुअल यील्ड कितनी है, एक्चुअल यील्ड को देख लेते हैं जरा जल्दी से। एक्चुअल यील्ड कह रहा है 1.05। तो हम जल्दी से लिख देते हैं एक्चुअल यील्ड कितनी आ रही है 1.05 मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन अभी तक हमें थ्योरेटिकल यील्ड नहीं पता। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हमें पहले थ्योरेटिकल यील्ड को फाइंड करना पड़ेगा। चलें अब हम जरा जल्दी से थ्योरेटिकल यील्ड की तरफ चलते हैं। अच्छा, थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा प्रोडक्ट की होती है, तो इसका मतलब थ्योरेटिकल यील्ड इसकी होगी, इसकी थ्योरेटिकल यील्ड हमें मालूम करनी है। राइट, तो इसके नीचे हम क्या बना देते हैं जल्दी से, क्वेश्चन मार्क। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, एक्स हो गया। ये हमारा मास है, ये हमें मालूम करना है। ठीक है, अब आप एक्स कह दें, मास कह दें, जो आप कहना चाहें। जबकि लिखा हुआ है 10 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैल्यू आपको कितनी दे रहा है, 10 ग्राम्स। अब ये मास है तो इससे नीचे हम मास ही रखेंगे। ये थ्योरेटिकल यील्ड भी मास होता है, तो इससे नीचे भी हम मास को ही लिखेंगे। जरा गौर से देखिएगा, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 ज़ा 6। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 ज़ा 6। तो हम 16 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 6 से। अब जब हम ऑक्सीजन को 6 से मल्टीप्लाई, 16 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिएगा जरा, 6 6 ज़ा 36। तो 6 6 ज़ा 36 का मतलब 6 यहाँ और 3 ऊपर। अब 6 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 ज़ा 6, और 3 जो ऊपर गए थे, यानी 6 और 3 9। यानी जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 96 ग्राम्स। इसी तरह से हम यहाँ पर भी ऑक्सीजन का मास फाइंड करेंगे। तो देखें ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16 होता है। यहाँ ऑक्सीजन देखेंगे तो 2 3 ज़ा 6, इसका मतलब यहाँ भी 6 ऑक्सीजन है। तो यहाँ भी 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी मैंने आपको करके दिखाया कितना है, 96। अब हम क्या बनाएंगे, रिलेशन। रिलेशन कैसे बनाते हैं भाई, 10/96 बराबर है x/96। सिंपल, 96 से 96 कैंसिल हो गया, और x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है, 10। सिर्फ 10 बचा है। अब ये जो आपने परसेंटेज यील्ड, अब ये जो आपने थ्योरेटिकल यील्ड निकाली है आपकी थ्योरेटिकल यील्ड है। ठीक है, स्टोइचियोमेट्री से जो कैलकुलेशन हम प्रोडक्ट की करते हैं वो क्या कहलाती है, थ्योरेटिकल। अब जब मैं थ्योरेटिकल यील्ड निकाली है, इसे हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। सो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल। एक्चुअल हमें पहले ही क्वेश्चन में गिवन थी। अब हम क्या करेंगे, थ्योरेटिकल की जगह पे उसकी वैल्यू रख देंगे। थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी है, 10। अब देखें, एक जीरो से एक जीरो क्या हो गया, कैंसिल।
अब देखिएगा हमारे पास क्या बचा। सो परसेंटेज यील्ड इज 1.05 मल्टीप्लाई 10। अब आपने मेरी क्या बात याद रखनी है, देखें जब भी आप मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से, लैख से, 10 लाख से, तो पॉइंट हमेशा राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इफ यू मल्टीप्लाई बाय 10, 100, 1000, 10,000, तो जब भी आप इस तरह के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, देन द डेसिमल विल शिफ्ट टूवर्ड्स राइट साइड। तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाता है, राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, अब देखिएगा जरा, ये डेसिमल है, पॉइंट है। अब आप 10 से मल्टीप्लाई करें, 10 में कितने जीरो हैं, एक जीरो है। अब डेसिमल राइट पे शिफ्ट होगा, तो क्योंकि एक जीरो है तो इसलिए ये एक ही डिजिट आगे जाएगा, यानी जब आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर कितना आएगा, 10.5। ठीक है, इन केस अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉइंट दो दफा आगे जाता। अगर हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पॉइंट तीन दफा आगे जाता है। बट हमारा जो परसेंटेज यील्ड आ रहा है वो कितना आ रहा है, 10.5। मैं जरा इस कैलकुलेशन को ना थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लें आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है 5.4321, और अगर आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 5.4321, और अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 5.4321, और अगर आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा। देखिएगा 10 में कितने जीरोज हैं, बस एक जीरो है ना, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट को बस एक डिजिट आगे करेंगे, तो यानी आपका जो आंसर होगा वो होगा 54.321। ठीक है, सिमिलरली जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 में कितने जीरोज हैं, 100 में दो जीरोज हैं। अब क्या होगा कि आपका पॉइंट एक नहीं, दो डिजिट्स आगे बढ़ेगा। आपका पॉइंट कितने डिजिट्स आगे बढ़ेगा, दो। तो यानी आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 543.21। इसी तरह से अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो थाउजेंड्स में कितने जीरोज हैं, तीन जीरो है। अब अगर इसमें तीन जीरो हैं तो आपका पॉइंट तीन दफा आगे बढ़ेगा, एक, दो, तीन, यहाँ पे जाके रुकेगा। यानी आपका आंसर कितना हो गया, 5432.1। सही है। तो आपने याद ये रखना है कि जब भी हम 10, 100, 1000, 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल राइट साइड पे शिफ्ट हो जाता है, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। देखिए अभी जो न्यूमेरिकल है, ये हमारा तीसरा न्यूमेरिकल है परसेंटेज यूल का, और ये न्यूमेरिकल बलूचिस्तान की टेक्स्ट बुक से लिया है हमने। ठीक है, चलें इस न्यूमेरिकल को देखिएगा ज़रा। न्यूमेरिकल में क्या लिखा हुआ है, काम की चीज़ पढ़िए। व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड। आपने क्या मालूम करनी है, परसेंटेज यील्ड। तो हमें इतनी बात पता है कि परसेंटेज यील्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। राइट, चलें न्यूमेरिकल में और काम की बात पढ़ेंगे। लिखा हुआ है इफ द एक्चुअल यील्ड ऑफ लिथियम नाइट्राइड इज 38। इसका मतलब न्यूमेरिकल के अंदर जो एक्चुअल यील्ड गिवन है वो कितनी है, 38 ग्राम्स। तो ज़रा एक्चुअल यील्ड की जगह पर एक्चुअल यील्ड की वैल्यू रख देते हैं, कितनी है, 38 ग्राम्स। थोराटिकल हमें नहीं पता, तो थोराटिकल हम पहले फाइंड करेंगे, फिर थोराटिकल की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज यील्ड फाइंड हो जाएगी। बहरहाल देखिएगा ज़रा, अब हमें इतनी बात पता है कि थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा स्टोइचियोमेट्री से निकाली जाती है, तो स्टोइचियोमेट्री को अप्लाई करने के लिए हमें इक्वेशन की नीड होती है। तो ज़रा इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन देखिए, क्वेश्चन में लिख के दे रहा है 6Li प्लस N2 मिलके बना रहे हैं 2Li3N, क्या 6Li प्लस N2, और मिलके बना रहे हैं 2Li3N। चले अब हम क्या करेंगे, अब हमें कौन सा डेटा गिवन है देखिएगा,
व्हेन 30 ग्राम्स, क्या लिखा हुआ है, व्हेन 30 ग्राम्स ऑफ लिथियम, हमें लिथियम की कितनी वैल्यू दी हुई है 30 ग्राम, सो हम लिथियम के नीचे जाके जल्दी से क्या लिख देंगे 30 ग्राम्स। जबकि प्रोडक्ट की वैल्यू हमें मालूम करनी है क्योंकि प्रोडक्ट की ही थ्योरेटिकल यील्ड होगी, तो इसे हम एक्स सपोज करते हैं। आगे चलते हैं, क्योंकि जिस चीज़ की एक्चुअल वैल्यू होती है उसी की थ्योरेटिकल होती है। तो एक्चुअल यील्ड आपको किसकी दी हुई देखें, द एक्चुअल यील्ड ऑफ लिथियम नाइट्राइड, लिथियम नाइट्राइड Li3n कहते हैं। चलें, अब मासेस हैं तो मासेस से नीचे हम मासेस निकाल के ही रखेंगे। लिथियम का मास कितना होता है भाई, लिथियम का मास 7 होता है। अब लिथियम है कितने, 6 है, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 42। यहाँ लिथियम का मास आ गया 42। इसी तरह से अब हम Li3n का निकालेंगे। सर Li3n का भी मास देखिएगा, Li3 तो लिथियम का मास कितना होता है बेटा 7, लिथियम है कितने 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14, तो मल्टी प्लस 14, 7 3 जा 21 प्लस 14, इन दोनों को प्लस कर दें, 1 और 4 इज 5, 2 और 1 इज 3, यानी Li3n का जो मास आ रहा है वो 35 आ रहा है। बट सिर्फ Li3n थोड़ी है, 2Li3n है भाई, 2Li3n। इसका मतलब अब आप अपनी वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यानी कि 35 मल्टीप्लाई बाई 2। चलें, 2 5 ज़ा 10, 10 का मतलब 0 यहाँ 1 ऊपर, 2 3 ज़ा 6, अब वो जो 1 ऊपर था वो ऐड कर दें, यानी कि टोटल कितना हो गया 70। तो Li3n का जो मास आया फाइनली वो 70 है। अब स्टोइचियोमेट्री अप्लाई होगी, कैसे, 30 बाय 42 बराबर है x अपॉन 70। ठीक है, चलें, अब हम इसको जल्दी से कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा आंसर जल्दी से आ जाए। लेकिन सबसे पहले हम एक्सप्रेशन को मेंटेन कर लेते हैं। 70 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 30 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइडेड बाय 42 बराबर है किसके, एक्स के। चलें, अब ज़रा देखें इसको कैसे सॉल्व होगा। देखें, हम इसे 6 के टेबल से कट करने की कोशिश करते हैं। 6 5 ज़ा 30 और 6 7 ज़ा 42। अभी फिर 7 से कटेगा, 7 1 ज़ा 7, 7 10 ज़ा 70। ठीक है, अब 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इतनी बात पता है 5 10 ज़ा 50। तो जो हमारे पास थ्योरेटिकल वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 50। अब हम जल्दी से अपने परसेंटेज यील्ड के फॉर्मूले में 50 पुट कर देते हैं। तो यहाँ हमने रख दिया 50 मल्टीप्लाई बाय 100। चलें, अब देखें क्या होगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यानी परसेंटेज यील्ड का जो एक्सप्रेशन बन गया वो क्या बन गया 38। वो एक्सप्रेशन क्या बन गया 38 मल्टीप्लाई बाय 2। चलें, अब हम इनको ज़रा जल्दी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 6 यहाँ 1 ऊपर, अब 2 3 ज़ा 6 और 1 प्लस कर दें यानी कि 7। तो ये कितना हो गया 7, तो यानी हमारी जो परसेंटेज यील्ड आ रही है वो कितनी हो गई 76। अगर हमारी परसेंटेज यील्ड 76 है तो हमारा परसेंट ऑफ एरर कितना होगा, आप इसे 100 में से माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 24%। यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड हो गया। तो अब आप लिमिटिंग रिएक्टेंट और परसेंटेज यील्ड के न्यूमेरिकल्स को बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपने अगले लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे।